मैंने बोला पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं तो मैं झूठा हो गया। इमरान खान ने वही बात बोली कि 40,000 दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेट्समैन हो गया। पाकिस्तानी फौज एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है और इन्होंने सिर्फ कश्मीर पर कब्जा नहीं करा, इन्होंने डीएचए के जो प्लॉट्स हैं ये सब कब्जा ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान में जो सबसे पॉश सोसाइटीज हैं वो कौन सी है? डिफेंस हाउसिंग की है। बड़े बड़े जनरल, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन डीएचए में रहते हैं। फिर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुक्ति बाहिनी ट्रेन करी। हाँ करी थी, इंडियन आर्मी ने ट्रेन मुक्ति बाहिनी, रॉ ने करी थी ट्रेन मुक्ति बाहिनी। हमने हथियार पकड़ाए बंगालियों को, हमने सिखाया उनको, हमने सिखाया हथियार चलाना, हमने सिखाया कि ये जो टेलीफोन के तार हैं कैसे उड़ाने हैं, कैसे तार काटने हैं, हमने बोला कि बिजली के तार कैसे काटने हैं, रेल की पटरियां कैसे उड़ानी है बारूद से, या हमने सिखाया। लेकिन जो जज्बात थे उसके पीछे वो हमने पैदा नहीं करे। इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी बनी है 30 लाख बंगालियों की गर्दन काटने के बाद, 10 लाख बंगाली औरतों के रेप के बाद, तब बनी है मुक्ति बाहिनी। जनरल टिक्का खान ने यह बोला कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली ऑर्डर्ड द रेप ऑफ बंगाली वुमेन। होमोदूर कमीशन रिपोर्ट में लिखा है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आपके जर्नल ने, जिसको बुचर ऑफ बंगाल कहते हैं, और बाद में वही आपने उसको माथे पे चढ़ा दिया। आपको लगा कि ये भी गजनवी और गौरी टाइप का ही है, आपने उसको माथे पे चढ़ाया, उसने जाके वो बाद में बुचर ऑफ बलूचिस्तान बना। उस डीलर ने अपने दोस्त से बात करी कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो दोस्त था रॉ का एजेंट। मैं पाकिस्तानियों को वाज़ेह तौर पे बता दूं कि आपकी फौज का एक बंदा सियाचिन ग्लेशियर के 1 स्क्वायर फुट पे भी नहीं है। देयर इज नो पाकिस्तान आर्मी ऑन सियाचिन ग्लेशियर, इट इज ओनली द इंडियन आर्मी। ये नीचे ऐस कर दूं मैं, ये उसी को सियाचिन मानते हैं, ये लाहौर को सियाचिन बोलते हैं। वो ब्रिगेडियर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पाकिस्तान की रैंक्स की, एक दिन वो बन गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उस ब्रिगेडियर का नाम था ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने इसीलिए कारगिल की लड़ाई लड़ी क्योंकि वो चाहता था कि सियाचिन को आइसोलेट करें। बहुत एग्रेसिव प्लानिंग है उनकी, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है पाकिस्तानी आर्मी की, बट दे लैक द विल पावर टू कैरी इट फॉरवर्ड, कैरी इट थ्रू। ये लोग सोचते हैं T20 का मैच है। ओ भाई, जंग T20 नहीं होती, जंग टेस्ट मैच है। 5 दिन धूप में खड़ा होना पड़ता है, तब जाके वो जीते हार का फैसला हो। इमरान खान को बोल दिया बेवकूफ की तरह बेचारा, कि कभी किसी से जहाज मांगता है, जैसे उबर गायब होगा ना, जहां कभी वो सऊदी अरब का जहाज मांग लिया, कभी किसी का जहाज मांग लिया, यहां पे चला गया, वहां पे चला गया, इससे बात कर ली, होगा क्या? आप कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सफीर बनूंगा कश्मीर का, मैं एम्बेसडर हूं कश्मीर का। भाई तो पाकिस्तान का एम्बेसडर बन जाए पहले। ऐसा नया पाकिस्तान बना है वैभव, इतना खूबसूरत पाकिस्तान बना है कि 5 से लेकर 2.5 पर आ गई इनकी जीडीपी। दैट्स इट, बन गया नया पाकिस्तान। नया तो उसने नया प्रॉमिस करा था, उसने बेहतर पाकिस्तान प्रॉमिस नहीं करा था इमरान खान ने, उसने नया बोला था। भाई 5 से 2.5 पे आके नया हो गया। आप भारत के बारे में झूठ बोलेंगे, आपको भारत से रिस्पॉन्स मिलेगा। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, हम भी अपनी दुकान बंद कर देते हैं। क्या बात है? आप यही तो कहते हैं ना कि नफरत की दुकान चलाते हो, तो हम अपनी दुकान बंद कर लेते हैं ना। मान लेते हैं आप कह रहे हैं दुकान है, आपने बोला सब ठीक है, लो शटर डाउन कर दिया। और पाकिस्तानियों से एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, यू वाचिंग डिफेंसिव ऑफेंस, आई एम मेजर गौरव आर्या। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी एंटीबायोटिक डोज है जो मैं हर हफ्ते आपको देता हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वैभव, मुझे काफी पाकिस्तानियों की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, और कुछ जो सवाल वो पूछते हैं, मुझे लगा मैं आज उसका जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल तमीज से पूछे गए हैं, वो गाली गलौच नहीं करते, कोई गाली गुफ्तारी नहीं है उसमें, कुछ बुरी बातें नहीं है, और बड़े अदब के साथ उनको ऐसा लगता है कि, वो पूछते भी है मुझसे, कहते हैं कि मेजर साहब आप इतना जहर क्यों उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इतना बुरा क्यों बोलते हैं, सवेरे से लेकर रात तक आप कुछ ना कुछ बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हम जानना चाहते हैं वजूहात क्या है। वैभव, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तमीज से पूछा है, तो जाहिर सी बात है हमें भी तमीज से ही बात करनी चाहिए। मैं तमीज से बोलकर ही उनको समझाने की कोशिश करूंगा। अपना मौजू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे तर्कश में बहुत तीर हैं, और जिस तरीके से, जिस जबान में सवाल पूछा जाए, मैं वो कैपेबिलिटी रखता हूँ, मैं वो सलाहियत रखता हूँ कि उसी जबान में जवाब दूं। तो आज मैं बड़े तमीज से, बड़े प्यार से उनको बताता हूँ, देखिए जिसको आप कहते हैं ट्विटर पे जहर उगलना, या फिर कहते हैं आप सोशल मीडिया पे
उल्टा सीधा बोलना। मुझे पाकिस्तानी आवाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मुझे पाकिस्तानी आवाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है? मुझे इसलिए परेशानी नहीं है क्योंकि मैं आपको जानता तक नहीं हूं, मैं आपसे मिला नहीं। जिससे मैं मिला नहीं हूं, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? खुद सोचिए। मैं जानता नहीं, आपका नाम कुछ भी हो, ABCD, आपका जो भी नाम हो, मैं आपको जानता नहीं। दूसरी चीज है, मेरी परेशानी जो है पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ है। मेरी जो परेशानी है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी ISI और कुछ इनके पॉलिटिकल लीडर्स से है। वो परेशानी क्यों है मुझे? पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो मन चाहे करे, उसका खुद का मुल्क है, और कम से कम हम ये मान के चलते हैं कि खुद मुख्तार है। हम मान लेते हैं कि खुद मुख्तार है। अब उनको बुरा लगेगा जब मैं बोलूंगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना बहुत जरूरी है कि ये जो जिसको कहते हैं कोट अनकोट जहर उगलना है, हमने शुरू नहीं करा था, हम जवाब दे रहे हैं। और जवाब देने का हक सबको है। हम इसलिए जवाब दे रहे हैं क्योंकि सवाल पाकिस्तान ने पूछा था, और पाकिस्तान ने सवाल सोशल मीडिया पे पूछा था, इसलिए जवाब भी सोशल मीडिया पे। आपने मेरा ट्विटर हैंडल देखा, आपने कभी उसमें कोई गाली गलौच नहीं देखी होगी, कभी कोई उल्टी सीधी बात नहीं देखी होगी। एंड आई ट्राई टू कीप इट फैक्ट बेस। मैं अपना व्यू देता हूं क्योंकि मैं एक एनालिस्ट हूं, तो जाहिर सी बात है मैं अपना व्यू दूंगा, लेकिन मैंने कभी किसी को गलत बात नहीं बोली। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हमारी फैमिलीज भी हैं ट्विटर पे और आपने उल्टी सीधी बात कर दी, लेडीज भी हैं, बच्चे भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरा हजारों ट्वीट है मेरे, आप कोई सा भी ट्वीट देख लीजिए। दूसरी चीज, ये झगड़ा पाकिस्तान ने शुरू करा, स्पेसिफिकली DGI-SPR ने शुरू करा। उल्टी सीधी बातें बोलना, झूठे प्रोपेगेंडा के वीडियोस बनाना, ट्विटर पे झूठ बोलना, ये सब DGI-SPR ने शुरू करा। और जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने ये मान ही लिया है कि हम उनके दुश्मन हैं और हमने मान लिया कि वो हमारे दुश्मन हैं, तो दुश्मन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो करेगा, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका, यू वेलकम, आप करें। हम भी जवाब देंगे, लेकिन उसका भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जज्बाती ना होके, लेट्स फाइट अ गुड फाइट, लेट्स फाइट अ गुड फाइट। पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? पाकिस्तान इसलिए करता है क्योंकि सारी जंगें वो हार चुका है। अभी यौम दिफा और पता नहीं कौन कौन से दिन पाकिस्तान में मनाते हैं, मैं 2-3 मिनट में इन पूरे जो भी जितने भी यौम है इनके, मैं आपको बता दूं इनकी सच्चाई क्या है। और मैं चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तानी अपने जर्नलों की लिखी हुई किताबें, उनकी जो अजीम शख्सियत हैं उनकी किताबें, या फिर उनके मौलाना मौलवियों की किताबें, या फिर उनके ब्यूरोक्रेट्स की किताबें, उनके पॉलिटिशियंस की किताबें खुद पढ़ें। मुझ पे यकीन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दुश्मन मान ही लिया ना आपने, फिर आप जो आपके बंदे हैं आप उनकी किताब पढ़ें। हम कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, आप कहते हैं मेजर जहर उगल रहा है हमारे ऊपर। कोई दहशतगर्द नहीं है। एक हफ्ते के बाद इमरान खान कहता है 40,000 दहशतगर्द है। भाई मैं क्या बोल रहा था? मैं तो यही बोल रहा था। मैंने बोला पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, तो मैं झूठा हो गया। इमरान खान ने वही बात बोली कि 40,000 दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेट्समैन हो गया। तो देखिए, आपके कॉलो फेल में फर्क नहीं होना चाहिए। ये मुनाफकत गलत चीज है। जो सच है वो सच है, झूठ है झूठ है। 1947 की बात लेते हैं। 1947 में पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमने कश्मीर हथिया लिया। आई एम सॉरी, ये फिर इनको झूठ पढ़ाया गया है। ये इनका सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान स्टडीज, जिसमें पूरा का पूरा मतलब जिसको कहते हैं ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया पाकिस्तान का। 1947 में जब पाकिस्तानी कबाइलियों ने और पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पे अटैक करा था, उस वक्त जो कश्मीर का महाराजा था उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करा था। यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग, जब पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कबाइली कश्मीर में घुसे, कश्मीर उस वक्त ना भारत का हिस्सा था ना पाकिस्तान का हिस्सा था। जितने भी 550-600 प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में, उन सबको चॉइस दी थी ना कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, कि आपको भारत का हिस्सा रहना है, कि पाकिस्तान का हिस्सा रहना है। सब लोगों ने अपनी चॉइस दी। जब सब लोगों ने अपनी चॉइस दी तो कश्मीर को भी चॉइस देनी थी। कश्मीर का जो महाराजा था जम्मू एंड कश्मीर का, उसने डिले करा मामला। जब उसने डिले करा तो उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसका फायदा उठाया, पाकिस्तान ने अटैक करा। जब पाकिस्तान ने अटैक करा तो महाराजा ने फिर हमसे हेल्प मांगी
कि साहब आप हमारी हेल्प करें। इंडिया ने बोल दिया कि हम आपकी हेल्प कैसे करें, आप तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो या तो आप हिंदुस्तान का हिस्सा बने। उसने बोला ठीक है। ही साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26-27 अक्टूबर 26-27 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। इमीडिएटली 1 सिख और 4 कुमाऊं, पहले 1 सिख आई फिर 4 कुमाऊं आई, ये दोनों यूनिट्स थी जिन्होंने लैंड करा और पाकिस्तानियों को पुशबैक करने की कोशिश करी। काफी हद तक पुशबैक भी करा, जहां तक पुशबैक करा जब तक यूनाइटेड नेशंस का सीज फायर अनाउंस नहीं हुआ तब तक पुशबैक करा। जहां तक वो पुशबैक कर चुके थे ये लोग, उसको सीज फायर लाइन बताया। 1972 के बाद इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने भी 2 एग्रीमेंट साइन करी थी। पाकिस्तान हर समय 1947-48 यूएन रेजोल्यूशंस, कश्मीर, कश्मीरियों को उनके हकूक कौन दिलवाएगा, और भारत ये कर रहा है, ये दुनिया भर के ड्रामे। इनको अपना इतिहास, पाकिस्तानियों को अपनी तारीख खुद नहीं पता नहीं क्या पढ़ते हैं स्कूलों में, क्या काम करते हैं लोग, आई डोंट नो, बट दे शुड बी अवेयर कि स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करी थी पाकिस्तान ने, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आप खुद जाके अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें, आपने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करी है, आपने खान ऑफ कलात के साथ साइन करी थी, आपने जम्मू एंड कश्मीर के लिए साइन करी थी, आपने वो वायलेट करी, आपने ये वायलेट करी। खान ऑफ कलात के बाद कोई खास फौज नहीं थी, आपने बलूचिस्तान निकल लिया इलीगली, आपने इलीगली गलत तरीके से बलूचिस्तान को पूरा आपने पाकिस्तान में मिला लिया। कश्मीर के साथ नहीं कर पाए क्योंकि यहां पे इंडियन आर्मी अब आ चुकी थी। जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, वो भारत का हिस्सा है। और क्यों है भारत का हिस्सा, मैं आपको बताता हूं। कश्मीर का नाम आता है ऋषि कश्यप से। ये भारत का हिस्सा आज से नहीं, 5000 साल से भारत का हिस्सा है। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जिस दिन यूनाइटेड नेशंस ने वो साइन करा कि साहब यहां पे प्लेबिसिट हो, और उसकी भी शराइत हैं जिनके बारे में पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं है। वो तो कहते हैं जी ऐसा कल करवा लीजिए, जैसे इनके रावलपिंडी में चुनाव हो रहे होंगे। लेकिन इनको यह पता होना चाहिए कि उसकी भी शराइत थी। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था, आपको जानना जरूरी है ना। उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले यह हुआ था कि वहां पे ये जो पूरा एरिया है शामिल पीओके, ये भारत का हिस्सा था, जो कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से, ये अवैध कब्जा जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तानी फौज एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। और इन्होंने सिर्फ कश्मीर पे कब्जा नहीं करा, इन्होंने डीएचए के जो प्लॉट्स हैं ये सब कब्जा ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान में जो सबसे पॉश सोसाइटीज हैं वो कौन सी हैं? डिफेंस हाउसिंग की है। बड़े बड़े जर्नल, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन डीएचए में रहते हैं। अब मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता, इसके पीछे हम इसके बारे में वीडियो पहले कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ, देखिए ये 1947-48 की जंग की हमने बात करी, अब 65 की जंग 1965, जिसमें ये यौम दिफा या कुछ ऐसी कुछ मनाते हैं अपना त्योहार जैसा वहां पे पाकिस्तान में, कि हमने लाहौर बचा लिया हिंदुस्तानी से, और हिंदुस्तानी फौज से, काबिज फौजों से हमने लाहौर बचा। भाई लाहौर तो बचाया था, लाहौर को क्या परेशानी थी? लाहौर तो बचाया था। आप लोगों ने अटैक करा अखनूर, आप चढ़ दौड़े अखनूर पे। अखनूर अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा है, आप अखनूर पे चढ़ दौड़े क्योंकि आपको ऐसा लगा कि साहब हम कश्मीर फतेह कर सकते हैं। तो अखनूर पे तो लड़ाई हुई, कश्मीर में लड़ाई हुई, लेकिन दूसरा फ्रंट इंडिया ने खोल दिया पंजाब में। तब आप परेशान हो गए, इंडियन आर्मी की जहरियत है और ये है, बड़ा एग्रेसिव है। एग्रेसिव साहब अटैक आपने पहले करा था, आपके जनरल्स ऑन रिकॉर्ड हैं, आप पढ़ें उनको जरा प्लीज, आप पढ़ें अपने जनरल्स के व्यूज कि आपके जनरल्स ने क्या लिखा। 1971 की लड़ाई, ये कहते हैं कि साजिश हुई, सकूत ढाका की बात करते हैं कि साहब बड़ी साजिशें करी हैं और भारत ने प्लॉट करा, प्लान करा। अगर आपने हमें दुश्मन मान लिया है तो मेरा काम है साजिश करना आपके खिलाफ, और आपका काम है हमारे खिलाफ साजिश करना। तो आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं? और दूसरी चीज, हर एक साजिश का एक बेस होता है, हवा में साजिशें नहीं होती। अगर आप ये कहते हैं कि भारत ने साजिश करी है, हवा में साजिशें कभी नहीं होती वैभव। साजिशें, जो साजिश होती है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आपने 47, 48, 49 में ही शुरू कर दिया था कि उर्दू को हम एक लैंग्वेज बनाएंगे
जो सारे पाकिस्तान में उर्दू बोलता कौन है? इनको उर्दू बोलने की तमीज नहीं है। मैं आई वॉच पाकिस्तानी टेलीविजन, जो यूट्यूब में जितना आता है, इंडिया में तो आती नहीं है, मैं देखता हूं इनको, इनका प्रोनाउंसिएशन खराब है उर्दू का। दे स्पीक विद अ वेरी हैवी पंजाबी एक्सेंट। पंजाब का ऐसा ज्यादा ऐसे बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो? पंजाबी लोग मिर्जा गालिब अपनी कब्र के अंदर, he would be turning in his grave अगर इन्होंने जो पंजाबियाइज्ड उर्दू कभी सुन ले। वो मीर तकी मीर है, हाली है, ये सब कुछ थे जो बच गए इनसे। वो पंजाबीज, पाकिस्तानी पंजाबीज, and I hold them in very high esteem, especially फैज अहमद फैज साहब। उनको कौन भूल सकता है? उससे बड़ा शायर मुझे नहीं लगता कि उर्दू ने पैदा करा है। शामिल अल्लामा इकबाल, शामिल मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज से बड़ा कोई शायर नहीं है मेरे नजदीक। लेकिन वो एक्सेप्शन है। इन्होंने तो उर्दू का हलवा बना दिया। इनको आती नहीं उर्दू बोलने। अब इन्होंने जबरदस्ती, अब आपने मसलत कर दी ना पूरे देश के ऊपर, आपने मुल्क के, आपने बोल दिया ना कि आप उर्दू ही बोलेंगे। तो फिर आपने पहले सिंधी को उर्दू सिखाई, जिसको आती नहीं थी कभी बोलनी। आपने पश्तून को बोला कि तुम भी उर्दू बोलो, पश्तून, वो बेचारा पश्तून बोलता है। बलोच को आपने सिखा दी, और सबसे बड़ी कॉमेडी आपने पंजाबी को उर्दू सिखा दी, चलो उसने भी बोल दी। उर्दू लैंग्वेज किसकी थी? महाजिर्स की थी। वो इंडिया से लेकर गए थे वहां पे, और पाकिस्तान लेकर गए वो लैंग्वेज। वहां पे उन्होंने लैंग्वेज बसाई, क्योंकि महाजिर तो रीढ़ की हड्डी थे पाकिस्तान के। ये बाकी लोग जाहिल थे, इनको पता नहीं था। महाजिर थे जिन्होंने, who were the backbone of the bureaucracy of the economy। बड़े लिखे लोग थे ना महाजिर, जो इंडिया से गए थे। इनको तो पता नहीं था कुछ। ये बड़े रहे और ये इसी में लगे रहे लोग, जमींदारी में। They did not have so many professionals। सारे तो यहां से गए। अब क्या हुआ कि इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में बोला कि साहब ये भी उर्दू बोलेंगे। और ये तब की बात है, जिन्ना साहब गए थे अपनी तकरीर करने के लिए, तो वहां पे ऑब्जेक्शन हुआ था। जिन्ना साहब के सामने ऑब्जेक्शन हुआ था। इन्होंने सोहरवर्दी को जेल में डाल दिया। वैभव बहुत कलाकार लोग हैं। इन्होंने क्या करा कि वहां पे बोला बंगालियों से कि तुम उर्दू बोलोगे। बंगालियों ने बोला साहब हमारी जो तहजीब है वो हजारों साल पुरानी है। Bengalis talk about Rabindranath Tagore, they talk about Nurul Islam across the border, East Bengal, जो पुराना ईस्ट बंगाल, जिसको अब दैट एरिया ना, विच इज, वो बहुत पहले पार्टीशन हो गया था। ये वेस्ट बंगाल तो हमारा है, वहां पे जो अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, उनकी तो हजारों साल पुरानी तारीख है। आपने हजारों साल पुरानी तारीख को आपने बिल्कुल बोला कि नहीं साहब ये कैंसिल है, सब अब से तुम उर्दू बोलोगे। बंगाली भड़क गए। प्लस अगर मुजीबुर रहमान की एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई थी अपने एरियाज में, या उनकी सिंपल मेजोरिटी भी आई थी पूरे पाकिस्तान में, तो मुजीबुर रहमान शुड हैव बीन मेड द प्राइम मिनिस्टर। डेमोक्रेसी तो यही कहती है। जुल्फिकार अली भुट्टो को पसंद नहीं है ये बात। वो वर्ड्स भी ऐसा बोलते हैं ना, ये जबान भी ऐसा बोलते हैं, भूखे नंगे बोलते हैं ऐसा बंगालियों को। दैट्स द वे दे स्पीक अबाउट बंगालीज। छोटे काले, ये क्या करेंगे, इस तरीके से गलत बातें बोलते हैं। फिर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुक्ति वाहिनी ट्रेन करी। हाँ करी थी, इंडियन आर्मी ने ट्रेन मुक्ति वाहिनी, रॉ ने करी थी ट्रेन मुक्ति वाहिनी। हमने हथियार पकड़ाए बंगालियों को, हमने सिखाया उनको, हमने सिखाया हथियार चलाना, हमने सिखाया कि ये जो टेलीफोन के तार हैं कैसे उड़ाने हैं, कैसे तार काटने हैं। हमने बोला कि बिजली के तार कैसे काटने हैं, रेल की पटरियां कैसे उड़ानी है बारूद से, या हमने सिखाया। लेकिन जो जज्बात थे उसके पीछे, वो हमने पैदा नहीं करे। इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी बनी है 30 लाख बंगालियों की गर्दन काटने के बाद, 10 लाख बंगाली औरतों के रेप के बाद, तब बनी है मुक्ति वाहिनी। ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं, हसन निसार साहब। और उन्होंने बोला नाजायज बच्चे, लाख से ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा हुए। वो औरतें जिनके साथ रेप हुआ, प्रेग्नेंट वुमेन के पेटों में आपने बैनट मारे, वो सब, ये मैं नहीं बोल रहा। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी रिपोर्ट है, हमदूर कमीशन रिपोर्ट, आप पढ़ें उसको, अपने जज की रिपोर्ट पढ़ें। हमें छोड़ दें, हम तो इंडियन है ना, हमारी बात छोड़ें, आप अपनी बात करें। अपने जर्नलों की किताब पढ़ें कि आप लोगों ने क्या करा बंगालियों के साथ। फिर आप कहते हैं हमने मुक्ति वाहिनी बना दी। आप किसी के हाथ में हथियार पकड़ा सकते हैं,
ट्रिगर दबाने का जज्बा उसके दिल में होना चाहिए। वो जज्बा कहां से आया? मुक्ति वाहिनी उन औरतों की चीखों से बनी है। वो जो 30 लाख बंगाली जब मर रहे थे, वो जो औरतें रेप हो रही थी, उनकी बद्दुआएं थी। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश है, ये सच है। जनरल टिक्का खान ने क्या बोला? जनरल टिक्का खान ने यह बोला कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली ऑर्डर्ड द रेप ऑफ बंगाली वुमेन। होमोदूर कमीशन रिपोर्ट में लिखा है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आपके जर्नल ने, जिसको बुचर ऑफ बंगाल कहते हैं, और बाद में वही आपने उसको माथे पे जो चढ़ा दिया। आपको लगा कि ये भी गजनवी और गौरी टाइप का ही है, आपने उसको माथे पे चढ़ाया, उसने जाके वो बाद में बुचर ऑफ बलूचिस्तान बना, टिक्का खान। तो इनके हीरोज ऐसे हैं पाकिस्तान में। टिक्का खान ने पूरा साफ कर दिया मामला वहां पे, ऑपरेशन सर्चलाइट। रात को बंगालियों के घर में घुस घुस के उनको मारा। पाकिस्तानी जनरल, आई थिंक इट वाज टिक्का खान ओनली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाकिस्तानी ऑफिसर्स को लेक्चर दे रहा था और बोल रहा था अब मैं आ गया हूं, अब मैं बंगालियों की नस्लें बदल दूंगा। एक बंगाली अफसर था उसमें, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक ही थे, उसमें बंगाली अफसर्स भी थे। और उस बंगाली अफसर ने जब सुना कि ये हमारी औरतों के बारे में ऐसी बुरी बात कर रहा है, उसके पास पिस्टल थी, वो गया एक कमरे में, उसने पिस्टल निकाली, अपने सर पे रखी और उसने ट्रिगर दबा दिया। उसने खुदकुशी कर ली उस बंगाली अफसर ने। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक पंजाबी अफसर है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, और मैंने ढाका डूबते देखा। उसने किताब लिखी है जिसमें वाकया है। तो ये जो भी मैं बातें कह रहा हूं, आप खुद के जो आपके जर्नल हैं, खुद के आपके आला अफसर हैं, खुद के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जबानी कहानी सुनिए। अब हम आ जाते हैं 1999 कारगिल पे। कारगिल की स्टोरी क्या है? मैंने टीवी शो भी करी थी उसके ऊपर। मैं फिर से एक बार, ये पाकिस्तानियों को जानना जरूरी है कि कारगिल क्यों हुआ। इनको लगता है कि कश्मीर हमारी शहर आ गई। ये डायलॉग जो उनको बचपन से सिखाते आ रहे हैं ना, जहर बोलते आ रहे हैं इनके रंगों में, कश्मीर हमारी शहर आ गया और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ इनके कख इनके बस का नहीं है। कारगिल की वजूहात सियाचिन ग्लेशियर थी और उसका सराउंडिंग एरियाज, ये काराकोरम, नुब्रा वैली और इधर सियाचिन है। जब 1984 में इंडियन आर्मी सियाचिन गई और वहां पे तिरंगा लगाया, तो एक यंग ऑफिसर था कुमाऊं रेजिमेंट का, मेरी रेजिमेंट का। उस ऑफिसर का नाम था कैप्टन संजय कुलकर्णी। दैट ऑफिसर लेटर बिकेम लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। ही वाज डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री एंड अ वॉर हीरो। और बड़ा शेरदिल अफसर। At a young age, he went to Siachen. He took over Siachen. एक उनको बोला था कि तुम रेडियो साइलेंस मत तोड़ना। रेडियो साइलेंस मत तोड़ना यानी कि रेडियो पे बात मत करना, क्योंकि पाकिस्तानी सुनेंगे, उनको पता लग जाएगा। पाकिस्तानियों को ऑलरेडी प्लान था सियाचिन कैप्चर करने का। उस पर मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। रेडियो साइलेंस क्यों तोड़ा कैप्टन संजय कुलकर्णी ने? क्योंकि एक जवान था जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उनको ये लग रहा था कि जवान मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा ये। उन्होंने मजबूरी में रेडियो साइलेंस तोड़ा। तब पाकिस्तानियों को पता लगा कि इंडियन आर्मी सियाचिन में आ चुकी है और सियाचिन कैप्चर हो चुका है। इंडिया को कैसे पता लगा कि पाकिस्तान सियाचिन में आने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान ने 2 या 2,500 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की क्लोथिंग और इक्विपमेंट का ऑर्डर दिया था एक लंदन के डीलर को, बिना उससे यह पूछे कि तुम और किसको सप्लाई करते हो। सच्ची बात तो यह है कि वो इंडिया को भी सप्लाई करता था। उस डीलर ने अपने दोस्त से बात करी कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो दोस्त था रॉ का एजेंट। उसने आर्मी हेडक्वार्टर फोन करा या इंडिया फोन करा होगा उसने और बताया होगा कि साहब ये स्टोरी है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, पर मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है एक्सट्रीम विंटर क्लोथिंग का। तब इंडिया को पता लगा, हो ना हो ये सियाचिन के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। तब वहां पे हमने मूव करी यूनिट्स, और वो यूनिट्स वहां पे गई और पहले टीम लेकर गए थे, फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट द ट्राई कलर बेलाफोंडला पे, दैट इज कैप्टन संजय कुलकर्णी, लेटर लेफ्टिनेंट जनरल, मेरी रेजिमेंट के।
अब पाकिस्तान ने वापस अटैक करना शुरू करा, काउंटर अटैक। फिर बाना पोस्ट की कहानी हुई, जो कायदे आजम पोस्ट थी, कायद पोस्ट थी, वो बाना पोस्ट बनी, जिसपे सूबेदार बाना सिंह ने अटैक करा और अटैक लीड करा, परमवीर चक्र मिला उनको। वहां पे झोंक दिया पाकिस्तानियों ने फौजी कि किसी भी तरीके से भारत को सियाचिन से फेंको। एक बार इंडियन आर्मी बैठ गई तो अब तो 84 से लेकर अभी हम अब तक हैं, तो आप समझ लीजिए कितने साल हो गए थे। इंडियन आर्मी वहां से हटी नहीं, और आज की तारीख में एक पाकिस्तान की ब्रिगेड है जिसको पाकिस्तान कहता है सियाचिन ब्रिगेड। मैं पाकिस्तानियों को वाज़ेह तौर पे बता दूं कि आपकी फौज का एक बंदा सियाचिन ग्लेशियर के 1 स्क्वायर फुट पे भी नहीं है। देयर इज नो पाकिस्तान आर्मी ऑन सियाचिन ग्लेशियर, इट इज ओनली द इंडियन आर्मी। ये नीचे ऐस कर दूं मैं, ये उसी को सियाचिन मानते हैं, ये लाहौर को सियाचिन बोलते हैं, इनकी क्या। अब वो ब्रिगेड कमांडर था जिसको एक काम दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि तुम हटाओ किसी भी तरीके से भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को हटाओ सियाचिन से। उसने बंदे झोंक दिए अपने, और कई 100 पाकिस्तानी उसने सोल्जर्स मरवा दिए, लेकिन सियाचिन हमारे हाथ से नहीं ले पाया। उसने बेनजीर भुट्टो को एक प्रपोजल दिया कि हमें कारगिल पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि कारगिल से रास्ता जाता है हाईवे 1 अल्फा सियाचिन। हम इनकी सप्लाई लाइन काट देंगे, वो भूखे मर जाएंगे सियाचिन में, इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स भूखे मर जाएंगे, फिर हम पैदल चलते चलते वील वॉक ओवर एंड मॉप ऑफ द डेड बॉडीज करके एक बड़ा रोमांटिक सा इन्होंने प्रपोजल बनाया। बेनजीर भुट्टो ने शूट डाउन कर दिया। बेनजीर भुट्टो ने बोला ऐसी बेवकूफी मत करो, इंसान के बच्चे बनो, डोंट डू दिस। वो ब्रिगेडियर अब तक जनरल बन चुका था। फिर उस ब्रिगेडियर ने एक बार और, जब वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस बना, डीजीएमओ, उसने फिर कोशिश करी, फिर प्रपोजल दिया, फिर ये प्रपोजल शूट डाउन हो गया। लेकिन एक दिन वो ब्रिगेडियर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पाकिस्तान की रैंक्स की, एक दिन वो बन गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उस ब्रिगेडियर का नाम था ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने इसीलिए कारगिल की लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो चाहता था कि सियाचिन को आइसोलेट करें। लेकिन वो भूल गया था थॉइस एयरबेस है वहां पे, और रास्ते हैं, आपको कारगिल से आने की जरूरत ही नहीं है। मैं सियाचिन गया हूं, यू डोंट नीड टू गो टू कारगिल, कारगिल एक तरफ है। आप खरदुंगला से नीचे, सीधा नीचे आप खरदुंगला से नीचे आइए, यू कैन रीच सियाचिन। 5-6 घंटे में आप सियाचिन पहुंच जाते हैं। मैं बेस कैंप की बात कर रहा हूं। तो फिर आप क्या कट ऑफ कर रहे हैं? ये इन्होंने एज यूजुअल, पाकिस्तानी प्लानिंग इज वेरी एग्रेसिव। पाकिस्तानी आर्मी की जो प्लानिंग है ना, मैं 30 सेकंड में ये भी बता दूं, बहुत एग्रेसिव प्लानिंग है उनकी, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है पाकिस्तानी आर्मी की। बट दे लैक द विल पावर टू कैरी इट फॉरवर्ड, कैरी इट थ्रू। ये लोग सोचते हैं T20 का मैच है। ओ भाई, जंग T20 नहीं होती, जंग टेस्ट मैच है। 5 दिन धूप में खड़ा होना पड़ता है, तब जाके वो जीते हार का फैसला होता है। बड़ी ऑडेशियस इनकी प्लानिंग है, ये कर दो, यहां से ये आ जाएगा, ये वो होता जाता कुछ नहीं, क्योंकि दे डोंट हैव द, ईदर दे डोंट हैव द डेप्थ और दे डोंट हैव द मैच्योरिटी। बार बार ये गलती करते हैं। तो ये इनकी हार है 1999 में। इन्होंने क्या हासिल करा कारगिल में? आपको हासिल क्या हुआ कारगिल से? आप ये एक बात सोच के बताए ना फिर, पाकिस्तानी, आपको हासिल क्या हुआ? आपने अटैक करा, नवाज शरीफ को जाना पड़ा, बिल क्लिंटन से मिलना पड़ा, आपकी फौजों की लाशें तो हमने गाड़ी है फौजियों के, जरा पिक्चर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप देखें। आपको क्या हासिल हुआ अपने बंदे मरवा के? आपने इतने बंदे अपने मरवा दिए, आपको क्या हासिल हुआ? आपके जनरल्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि आपके 1000 से ज्यादा लोग मारे गए वहां पे। 1000 से ज्यादा जाने गई, क्यों? पाकिस्तानी जानों की बात कर रहा हूं। हमारे तो 527 वीरगति को प्राप्त हुआ। हमारे पाकिस्तानी कहते हैं सर कि हमारे, क्यों? इसलिए पाकिस्तान को यह पता लग गया कि वो कन्वेंशनल वॉर भारत के साथ जीत नहीं सकता, इट कैनॉट बी डन। इसीलिए वो आसिफ गफूर साहब कहते रहते वी गिव यू सरप्राइज। हम तो वेट कर रहे हैं सरप्राइज का। अभी तक तो किसी ने कोई सरप्राइज दिया नहीं हमें, ना मुझे आगे कोई उम्मीद है कोई सरप्राइज देंगे। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं अपनी फौज से। इनकी पूरी फौज सिर्फ ट्विटर पे है। ट्विटर के अलावा, फेसबुक के अलावा इनकी फौज के कुछ बस का नहीं है।
इमरान खान को बोल दिया बेवकूफ की तरह बेचारा, कि कभी किसी से जहाज मांगता, जैसे उबर का ऐप होगा ना, जहां कभी वो सऊदी अरब का जहाज मांग लिया, कभी किसी का जहाज मांग लिया, यहाँ पे चला गया, वहां पे चला गया, इससे बात कर ली, होगा क्या? आप कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सफीर बनूंगा कश्मीर का, मैं एम्बेसडर हूं कश्मीर का। भाई तो पाकिस्तान का एम्बेसडर बन जाए पहले। ये कहते हैं मुझे सफीर बनना है कश्मीर का। कश्मीर कॉज जिसको आप मानते हैं, कश्मीर कॉज, मसला है कश्मीर, जितना पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी डीप स्टेट ने उसको हार्म करा है, अगर ऐसी कोई कॉज है तो इट इज अनफैथमेबल। इन लोगों ने, देखिए वैभव, सीधी सी बात है, अगर मैं हूं, ठीक है, और मैं कुछ बात बोलता हूं और मेरे सपोर्ट में एक चोर आता है, मेरी बात सही हो या गलत हो बात की बात है, अलग बात है। मेरे अगर सपोर्ट में कोई चोर आता है तो दुनिया समझेंगे ना चोर का दोस्त चोर है, दैट इज द नॉर्मल इंप्रेशन। मैं कह रहा हूं कश्मीर का मसला पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की दखल अंदाजी के बाद वो बिल्कुल मसला खराब हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की खुद क्रेडिबिलिटी नहीं है। अरे एक ऐसा मुल्क कश्मीर की बात कर रहा है जिसने अपने वजीर आजम को हैंग करा हो, एक को असैसिनेट करा हो, पहले वाले को गोली मारी हो, 4 बार आपके यहां मिलिट्री कूज हो, ये तो बनाना रिपब्लिक है। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है भाई दुनिया के सामने? जब आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूं, लोग आपको किस नजर से देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जब वो आपसे बात करते हैं? तो एवरी पाकिस्तानी इज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, लाइक एवरी इंडियन इज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। हमारी तो अच्छी बात है, बुरी बात है हम ओन करते हैं, ये ओन नहीं करते। अब देखिए, अंदरूनी मसला है पाकिस्तान का, हमें को कहने की जरूरत है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी बता देता हूं, 16% इनका एसेंशियल फूड आइटम्स का इनका इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान का 8 है, इंडिया का 3 और बांग्लादेश का आई थिंक 6 और समथिंग लाइक दैट। एसेंशियल फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन है, यू नो, मोर देन 10 और 12 लाख पीपल पिछले साल भर में अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है पाकिस्तान में, क्योंकि सिर्फ 20 करोड़ की आबादी है उनकी, 20, तो 10-12 लाख इज अ बिग फिगर फॉर देम, right? 88 lakh people have again gone below the poverty. See, गरीब हिंदुस्तान में भी है, पर आपको हर साल इंप्रूवमेंट दिखानी है ना, आपको हर साल बोलना है कि साहब ठीक है हमारे बड़े सारे बंदे गरीब हैं, लेकिन एवरी ईयर हमारे इतने हजार बंदे या इतने लाख लोग जो हैं हमारे शहरी, वो पॉवर्टी के बाहर आ गए हैं। ये दिखाता है कि कंट्री कितनी सीरियस है। पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा है, इनको कश्मीर की पड़ी, और हमारे लिए अच्छी बात है वैभव, ये कश्मीर कश्मीर करो, तभी तो जाहिल रहेंगे लोग। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बोलता है मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूं। भाई साहब आपको वोट किसने दिया था? आपको पाकिस्तानियों ने वोट दिया था। आप पाकिस्तानियों की बात ही नहीं, जिन लोगों ने आप, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिनके लिए आपने बोला, आपने क्या ये बोला था कि नया कश्मीर बनाएंगे? आपने तो ये बोला था ना नया पाकिस्तान बनाएंगे। बन गया नया पाकिस्तान आपका? तो बन भी नहीं सकता। सारा झूठ पे है ना मामला, आपने लोगों को चूरन खिला दिया। ऐसा नया पाकिस्तान बनाया है वैभव, इतना खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है कि 5 से लेकर 2.5 पर आ गई इनकी जीडीपी। बन गया नया पाकिस्तान। नया तो उसने नया प्रॉमिस करा था, उसने बेहतर पाकिस्तान प्रॉमिस नहीं करा था इमरान खान ने, उसने नया बोला था, भाई 5 से 2.5 पे आके नया हो गया। तो आपने देखा नहीं ऐसा। अब देखिए, वापस आता हूं उन लोगों से जो मुझसे कहते हैं सोशल मीडिया पे, साहब आप जो कहते हैं ना कि मेजर साहब जहर, क्यों इतना जहर? फिर कहता हूं शुरुआत कहां से हुई थी। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया, हमने जवाब दिया, फिर आपने बोला कि साहब आप जवाब इतना जोर से क्यों देते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। आप भारत के बारे में झूठ बोलेंगे, आपको भारत से रिस्पॉन्स मिलेगा। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, हम भी अपनी दुकान बंद कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप ये तो कहते हैं ना कि नफरत की दुकान चलाते हो, तो हम अपनी दुकान बंद कर लेते हैं ना, मान लेते हैं आप कह रहे हैं दुकान है, आपने बोला साहब ठीक है, लो शटर डाउन कर दिया, कल से मोहब्बतों की बात करते हैं। लेकिन दहशतगर्द कौन भेज रहा है भारत में? लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, इन सब के चीफ कौन है? हाफिज सईद कश्मीरी तो नहीं है, हाफिज सईद पंजाबी है ना, मौलाना मसूद अजहर पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी, पाकिस्तानी पासपोर्ट है इनके पास। फिर आप उससे कहते हैं कि मैं नफरत की दुकान चला रहा हूं। वहां पे इलेक्शन वो लड़ रहा है हाफिज सईद,
तो खुद थोड़ा सोचें कि आप क्या बात कर रहे हैं। और ये देखिए, आप सवाल पूछते रहेंगे, यहां से जवाब आता रहेगा, ये तो भाई है। साफ सीधी बात है। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरे ट्विटर के अकाउंट को आप रिपोर्ट करेंगे, मास रिपोर्ट करेंगे, आप मेरे ट्विटर के अकाउंट को आप उसको सस्पेंड करवा देंगे कुछ समय के लिए। डिफेंसिव ऑफेंस का अकाउंट है, वैभव सिंह का अकाउंट है, आपने परमानेंटली सस्पेंड करवा दिया। इससे होगा क्या? खुद अपने दिल से पूछिए, इससे होगा क्या? हम लोग बनाते हैं कंटेंट, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा के सामने रिकॉर्ड हो रहा है। क्या हुआ? आपने डिफेंसिव ऑफेंस का अकाउंट बंद करवा दिया, मुबारक हो आपको। फिर क्या होगा? ये कैमरा भी बंद हो जाएगा क्या? आपने वैभव सिंह का हैंडल बंद करवा दिया, तो मैं कहना चाहता हूं तुम कितने हैंडल मारोगे? हर घर से हैंडल निकलेगा। ये इसका कोई अंत नहीं है, गुस्से वाला डायलॉग। ये चलती रहेगी चीज। आप ट्विटर पे रोकेंगे, ये चीज फेसबुक पे जाएगी, फेसबुक पे रोकेंगे, ये यूट्यूब पे जाएगी, इंस्टाग्राम पे जाएगी। और अगर आप सब कुछ रोक देंगे, आप कैमरा तो रोक नहीं सकते। हमारे कितने लोग हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट के सेलिब्रिटीज हैं, जिनकी ट्विटर फॉलोइंग इमरान खान से कहीं ज्यादा है। किसी को बोल दो लिंक ट्वीट कर दो, मटेरियल पहुंचना है ना, कंटेंट पहुंचना है, कंटेंट कैसे भी पहुंच जाएगा। इसको रोकने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो वे यू कैन विन। आप कोशिश कर लीजिए। हमारा मुल्क 130 करोड़ का है। आप जरा आंख बंद करिए अपनी, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आंख बंद करिए और सोचिए, जरा एक फिगर अपने दिमाग में लाइए। 130 करोड़, एक छोटा सा चूहा और उसके बगल में एक बहुत बड़ा हाथी बैठा है। अब आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है ना, उतने हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। तो इसके पहले कि आप ये सोचें कि ट्विटर वोटर ये सब छोटी चीजें हैं। ट्विटर सिर्फ एक जरिया है, ट्विटर रास्ता है, मंजिल कुछ और है। किसी और को हम ये रिकॉर्ड करके 10 पेन ड्राइव लेके अपने 10 दोस्तों को बोल देंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के आप ट्वीट करिए। आप रोक लेंगे क्या? जश्न मनाना है, मना लीजिए। दूसरा वीडियो आ रहा है। हिस्ट्री तो आपको सही पता होनी चाहिए। आप अपनी हिस्ट्री तो सही बताओ। इंडियंस को पता है कि चाइना हमारा दुश्मन है, मगर हालांकि वो चाइना से 62 में हारे थे, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि हम 62 में हारे। और हमारे तो उल्टा ही सीन है भाई। हमारा तो उल्टा ही सीन है कि बताया कुछ। और reality ये कुछ चीज और। वाकई में पाकिस्तानी कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि जो है 62 और अपना चारों जंगों में पाकिस्तान ने जो है पहले अटैक किया। मुझे भी पहले नहीं पता था, कारगिल का मुझे पता लगा, बड़ा हैरानगी हुई मुझे। फिर 71 का पता लगा, फिर मुझे बड़ी हैरानगी हुई। फिर वो सरेंडर वगैरह का पता लगा 91,000। मतलब चीजें पता लगती गई, पता लगता गया। बाकी जो पाकिस्तान में बताया जाता है, झूठ पढ़ाया जाता है। चलो आप, एक होता ना, आप जंगे उनसे सारी हारे नहीं, आप सच बताते पब्लिक को कि हम लोग ये जंगे सारी इंडिया से हारे, अब वो हमारा दुश्मन है, तो पब्लिक फिर भी दुश्मन समझ लेती, मगर झूठ क्यों बताया भाई? की गई। हामिद मीर, हसन निसार और भी इसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो कि खुद एडमिट करते हैं। ये एडमिट करते हैं कि ये है ना, जो जर्नल्स हैं उन्होंने जो किताबें खुद लिखी है ना, वो भी ये कहते हैं कि हमने ये सब किया। जो हमदूर कमीशन है उसमें भी ये सब चीज़ें ऑफिशियली रिटर्न है। तो ये फिर पीछे क्या बात रह जाती है? कौन साफ़ करता है फिर इसको? तो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। हम तो ये कहते ही नहीं, हम कहते हैं अगर पाकिस्तान के हक में बात आई या पाकिस्तान के हक में नहीं है, सच बात होनी चाहिए। ताकि आज जो पाकिस्तान जिस जगह पे है वो तभी यहाँ से निकलेगा, तभी यहाँ से आगे बढ़ेगा जब इसको सच्चा रास्ता दिखाया जाएगा कि पहले हमने ये किया, अब हमने ये किया, अब हमने आगे क्या करना है। मतलब वो बोल रहे हैं कि वो सच बोलते हैं। सच आपको पता कितना मुश्किल हजम होता है वो, मतलब इंसान हजम कर ही नहीं पाता। हर किसी से नहीं होता ना, हर किसी के अंदर की बात नहीं होती है, क्योंकि एक चीज जो कि इंसान को बचपन से सिखाई गई होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद अचानक से कोई आके बोल दे कि नहीं ये सच बता दे, तो वो फिर हमसे हजम नहीं होता है। ऐसा होता है। हाँ। कुछ लोग होते हैं वो मतलब फिर सर्च करते हैं, फिर उनको यकीन आ जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको मानना ही नहीं होता। तो फिर इस वजह से वो मतलब वो इनका बोल रहे हैं कि अकाउंट रिपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इससे इन सबसे